देखिए सबसे पहले तो जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी जो विषय है, भूगोल जो विषय है, इसको सबसे पहले किसने आपके सामने प्रस्तुत किया? ये आज से 2000 साल पहले, कितने 2000 साल पहले एक व्यक्ति ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि ज्योग्राफी जो है एक सिस्टमेटिकली साइंस है। उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री के मतलब सॉरी ज्योग्राफी भूगोल के जनक कौन? तो कौन है जनक? एरिस्टोस्थनीज। जो ये नाम है आपके सामने, ये है ज्योग्राफी के जनक। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी को एक सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट की तरह आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया था। और ज्योग्राफी जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो एक साइंस है, एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ। और पृथ्वी ने जिन कारकों के कारण, ठीक है, ये जो शेप लिया है, वर्तमान जो स्थिति में है, ये जो स्थिति है, इसका अध्ययन जो है, बलों का अध्ययन, जिन्होंने इसको इस स्थिति में पहुंचाया है, उन बलों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ज्योग्राफी, ठीक है। तो भूगोल को पृथ्वी और उसको आकार देने वाली शक्तियों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड द फोर्स दैट शेप इट। आप में से कितने लोगों को पता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? और किसी को कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है? नहीं? कितने लोगों ने मुझसे सुना है कि हाँ पृथ्वी का निर्माण सर आपने बताया ऐसे हुआ है? सुना है? आज देख लें उसको। आप में से कुछ को मैं दिखाई चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले अंतरिक्ष में बहुत सारे पिंड थे। पिंड कहां से आए उनकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। बहुत सारे पिंड थे। इन सभी पिंडों के आपस में टकराने से और पिघलने से जो हमारी पृथ्वी है उसने आकार लिया। ये छोटी सी क्लिप देखिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे अंतरिक्ष में, ठीक है। अब ये पत्थर आपस में टकराए, गति कर रहे हैं, स्थिर तो है नहीं, ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गति कर रहा है। ये पत्थर आपस में टकराए, जैसे ये आप जो प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी के निर्माण की प्रोसेस है। ये पृथ्वी आकार ले रही है। हजारों साल लगे हैं पृथ्वी को बनने में। ये धीरे धीरे आपस में टकराव हो रहा है ना। ये पिंड जो छोटा सा एक पिंड है, ये बड़े पिंड के रूप में अस्तित्व में आ रहा है। ये बहुत विशालकाय पिंड के रूप में, और अत्यधिक दबाव और ताप की वजह से ये जो पूरा चट्टानी भाग है ये पिघल गया, ठीक है, द्रव अवस्था में बदल गया। जैसे हम कहते हैं ना लावा, मैग्मा, ये शब्द सुने हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आगे हम समझेंगे ज्योग्राफी के क्लास में। तो पहले पृथ्वी कुछ ऐसी लगती थी, नर्क जैसी। ये जो लावा है ना, ये पूरा धीरे धीरे ठंडा होकर जम गया, जिसे आप भूपर्पटी कहते हैं, सरफेस है ना हमारा जो इस पे हम खड़े हैं, ये पहले ऐसा था। और ये जो चीजें दिख रही ना आपको गिरती हुई, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। अभी जो पृथ्वी है जब बनी थी तब इससे एक दुगने आकार का ग्रह टकराया था। उस ग्रह का नाम था थिया। वो ग्रह पृथ्वी से टकराते हुए गया था, रास्ता भटका हुआ ग्रह था। ये उल्का पिंड लगातार गिरते जा रहे हैं। ये है वो रास्ता भटका हुआ ग्रह। ये पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अंश जो है, वो कहां बिखर जाएगा? अंतरिक्ष में, जिससे आप देखेंगे चंद्रमा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? चंद्रमा। चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही हिस्सा था। ये एक इंपैक्ट हुआ और जो लावा का सागर है ना, इसमें बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न हुई। कह सकते हो कई मीटर, कई सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हुई इस लावा के सागर में, और पृथ्वी का बहुत ज्यादा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। ये जो धूल के कण हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सब वापस से पृथ्वी के चारों ओर एक वलय का निर्माण कर लेंगे, रिंग का निर्माण कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे संघनित होकर एक नए पिंड का रूप ले लेंगे, जिसे हम कहते हैं क्या? चंद्रमा। चंद्रमा पहले पृथ्वी के काफी पास था। आज जिस स्थिति में है ना चंद्रमा, उससे पहले काफी पास था। देखो गैप बहुत कम है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। लगातार चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम आगे समझेंगे। तो इस तरीके से पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी
कि जो ये ऊपरी सतह है धीरे धीरे ठंडी भी होने लगी। देखो आधा लावा जम चुका है, आधा अभी भी है। जब ये पूरी तरीके से पृथ्वी ठंडी हो गई तब इस पे उल्का पिंड गिरे, और ये गिर रहे हैं उल्का पिंड। इन्हीं के साथ क्रिस्टलाइज फॉर्म में पानी शक्कर के दानों के रूप में कहां आई? पृथ्वी की सतह पर। अगर ये उल्का पिंड नहीं गिरते ना पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पे पानी नहीं होता। जैसे एक उल्का पिंड को अपन जूम इन करके देखेंगे, उसके अंदर क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमें H2O मिलेगा, ठीक है। ये जैसे ये उल्का पिंड आ रहा है, ये क्या होता है ये भी अभी हम समझेंगे ज्योग्राफी में आगे, क्यों गिर रहे हैं। ये जो है बेसिकली एक पत्थर है, चट्टान है। इस पत्थर के अंदर क्रिस्टलाइज फॉर्म में H2O है जो पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हुआ। तो कुछ इस तरीके से पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर जीवन आया। बायो में आप पढ़ चुके हो। अगर पहले हम एक कोशि की जीवों की बात करें तो सबसे पहले कहां उत्पन्न हुए? वो पानी में। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद क्या है, फिर कैमरा मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। आ गई आपको पृथ्वी के निर्माण की प्रोसेस समझ में कुछ हद तक, कैसे पृथ्वी ने आकार लिया है, चंद्रमा ने कैसे आकार लिया है। ओके, अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, पर ज्योग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पे वर्क करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व भूगोल। बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल, भारत का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम वर्क करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरी फैक्चुअल है, भारत को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम विश्व भूगोल देखें तो हमें पढ़ना है विश्व को, दुनिया को, जैसे सातों महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? विश्व भूगोल में। हमारा जो जल मंडल है, स्थल मंडल है और वायुमंडल है, वो सब डिस्कस हो जाएगा किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली हम पूरे इंडिया को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप एमपी लेवल की किसी एग्जाम में बैठते हो, एमपी के पेपर में बैठोगे तो उसमें एमपी की ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, वो अलग। तो उतने लेवल पे हम इस ज्योग्राफी की क्लास में नहीं जाएंगे, हम हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस को इंडियन ज्योग्राफी तक लिमिटेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है कॉस्मोलॉजी का एक पार्ट, ठीक है। ब्रह्मांड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से क्या समझते हो आप? ये शब्द आप सबने सुना है कई बार, ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड है, तो क्या है ब्रह्मांड जिसका हम हिस्सा हैं? यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। हाँ, किसे कहते हैं? मेरे घर को? ऐसा बोला किसी ने कि मेरा घर ही मेरी दुनिया है, मेरा ब्रह्मांड है? ऐसा है क्या कि हमारा मोहल्ला, हमारा गांव हमारा ब्रह्मांड है, हमारी दुनिया है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ब्रह्मांड क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो देखो, ब्रह्मांड शब्द भले ही छोटा है पर ब्रह्मांड का आकार बहुत विशाल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतना विशाल है। जितने ब्रह्मांड को अभी तक हम जान पाए हैं ना, वो ब्रह्मांड है चींटी जितना। कितने? चींटी के जितना जो नॉलेज है वो है हमें किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। और अभी एक्सप्लोर करना बचा है कितना ब्रह्मांड बताऊं आपको? अननोन जो यूनिवर्स है वो है लगभग हाथी जितना। हाथी जितना और ब्रह्मांड बचा है समझने के लिए, अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड इतना विशाल है, जितने ब्रह्मांड को हमने समझ लिया है उस पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो जो कुछ भी हमें पता है वो, और जो कुछ भी अभी जानना बचा है, जिसको अभी हम जानेंगे, जो हमारे लिए क्या है अभी? अननोन। तो ब्रह्मांड की डेफिनेशन आती है, ग्रुप ऑफ ऑल नोन एंड अननोन ऑब्जेक्ट्स। सभी ज्ञात और अज्ञात पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब कोई भी जो चीज होती है वो एकदम से तो बनती नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है कोई एक दिन तो अस्तित्व में आया नहीं होगा, इसको बनने में काफी समय लगा। ये जो ब्रह्मांड कैसे बना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक प्रश्न था वैज्ञानिकों के सामने कि ब्रह्मांड बना कैसे। जैसे अभी प्रश्न पृथ्वी बनी कैसे, आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला? मिला ना। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए अलग अलग जो भूगोलविद थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। थ्योरीज ही है यहाँ पे, सिद्धांत ही है। उसमें से एक सर्वमान्य थ्योरी, सर्वमान्य सिद्धांत, जिसने हमें यह बताया कि किस तरीके से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड कैसे बना। सबसे पहले हम उस थ्योरी को समझते हैं। उस थ्योरी का नाम आप स्कूल टाइम से सुनते आए हो, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये सर्वमान्य थ्योरी है, इसे बहुत से लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हकीकत है, सही है, गलत है, अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी इसे एक्सेप्ट करके चलेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है, बिग बैंग से। किससे हुई है, बिग बैंग से। अब ये क्या है बिग बैंग, महाविस्फोट, तो उसके लिए देखिएगा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इस थ्योरी के हिसाब से ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पहले एक था। क्या था, एक विशाल पिंड था। अब अत्यधिक विशाल पिंड जो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान रखता है, उसके केंद्र में अत्यधिक दाब और दाब था, प्रेशर भी था हाई और टेम्परेचर भी हाई था। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण उस पिंड के केंद्र में एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट। और वो जो पिंड है वो पूरे अंतरिक्ष में बिखर गया, धूल के कणों के रूप में, गैसों के कणों के रूप में। ठीक है, वो जो पूरा पिंड था, एक पिंड था, वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में फैल गया, जिसे हम आज ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं। और ये जो विस्फोट हुआ था ना, इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो सारे पिंड है ना, ये दूर फैलने लगे। कहां फैलने लगे, दूर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसे अगर आप देखें, कॉस्मोलॉजी में एक टर्म दिया गया है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स एक्सपांशन। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक्सपांड कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, फैल रहा है, फिर एक पॉइंट पर फैलने के बाद ये क्या होगा, संकुचित होगा। क्योंकि जब वो महाविस्फोट हुआ ना, तो ब्रह्मांड के केंद्र में एक ब्लैक होल बन गया है, कृष्ण छिद्र। अभी विस्फोट के कारण सारी चीजें कहां बिखर रही हैं, दूर। फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, ये होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी है, थ्योरी ऑफ एक्सपांशन भी है, यूनिवर्स से रिलेटेड। ये जो थ्योरीज हैं इन पे वर्क कीजिएगा। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित किया था किसने, जिस बंदे ने सबसे पहले प्रपोज किया था इस थ्योरी को, वो थे एब जॉर्ज लेमेंथर, जिनका नाम आपसे पूछा जाता है कि भाई बिग बैंग थ्योरी किसने दी है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, एब जॉर्ज लेमेंथर ने दी है। इन्होंने ये सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की। अब इनसे ये पूछा गया कि भाई अगर आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ था तो कब हुआ था, हमें टाइम तो बताओ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, एक टाइमलाइन तो दो। तो इन्होंने ब्रह्मांड की आयु भी बताई आपको कैलकुलेट करके। इन्होंने कहा कि ये जो महाविस्फोट हुआ था, ये हुआ था 13.7, ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले। मतलब आज से कितने साल पहले, आप अंदाजा लगा लीजिए। समझ रहे हैं, काफी पुरानी बात है। आपकी पृथ्वी के निर्माण को 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, सूर्य के निर्माण को 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो उसके पहले, काफी पहले हुआ था महाविस्फोट। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सभी ज्ञात अज्ञात पिंडों का जो समूह है वो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। ठीक है, ये यूनिवर्स बना कैसे है, उसके लिए जो थ्योरी है वो किसने दी थी, एब जॉर्ज लेमेंथर ने दी थी। और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है, बिग बैंग थ्योरी। और इसके हिसाब से ब्रह्मांड की आयु पता लगाई गई है, कितनी, 13.7। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स के लिए तो इतना ही ज्योग्राफी पर्याप्त है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आगे बढ़े, देखिए ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, एक पिंड था बस, जो ये दिख रहा है ना आपको लाइट, बस ये पिंड था। इसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण देखो आप, ये अंतरिक्ष में सारी चीजें बिखरी कि नहीं बिखरी। ये आज हमारा ब्रह्मांड है और ये लगातार फैलता जा रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, शॉर्ट में, इन शॉर्ट। यहां तक चीज समझ में आई। ये सही है कि गलत है ये थ्योरी, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 2010 में, एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी, बहुत बड़ी है ये मशीन। कैसे पता चल रहा है आपको, पता है इसके जो हार्डवेयर हैं अपने पीथमपुर से गए, नट बोल्ट्स वगैरह, पाइप्स, कुछ चीजें, ये विदेश में हुआ था। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट है, ये कहां हुआ था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का अंदाजा आप लगा दो, एक ट्यूब बनाया गया, बहुत लंबा ट्यूब बनाया गया। ट्यूब का लेंथ बताता हूं आपको, देखो पूरे जेनेवा शहर को इसने सर्कल किया था, दिख रहा है ये सर्कल, दिख रहा है, ये है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट।
बहुत एडवांस लेवल का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसी ने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं तक प्रूव किया है। कब हुआ था ये? 2010 में। कहां पर? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक्सपेरिमेंट किया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को सही गलत साबित करने के लिए। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज भी सामने आई। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दो, ठीक है, पार्टिकल्स को जब टकराया गया, बहुत ही गति के साथ उन्हें टकराया गया, तो वही बिग बैंग थ्योरी वाली स्थिति उत्पन्न हुई और एक नए पार्टिकल का निर्माण हुआ जिसे नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड में ये गॉड पार्टिकल बिखरा हुआ है। इसी से सारे पिंडों का अंतरिक्ष, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जो तत्व है ना, वो कह सकते हो आप कौन है? गॉड पार्टिकल। ये एक यूरोपियन एजेंसी थी, यूरोपियन यूनियन नाम सुना है ना आपने? यूरोपीय संघ की एक अंतरिक्ष संस्थान है, सर्न नाम है उसका, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था गॉड पार्टिकल पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है? गॉड पार्टिकल। ये डिस्कवरी है इसकी कि ब्रह्मांड जो बना है वो गॉड पार्टिकल से बना है। इसे खोजा गया, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। यहां तक पिक्चर क्लियर है? बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हम कर चुके हैं, तो आप मान लोगे ना इसको कि अभी भी किसी को आपत्ति है कि हम तो नहीं माने, आपने जो बता दिया। उन्होंने बेसिकली क्या है, दो पार्टिकल्स को आपस में टकराया, ठीक है, मतलब कह सकते हो बेसिकली न्यूक्लियस, नाभिक। आप पढ़ चुके हो फिजिक्स में कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स। तो जब दो एटम्स को आपस में टकराया जाता है तो अमाउंट, जो इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो इतनी पर्याप्त होती है कि इस पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सके। ऐसी थ्योरी थी ये कई साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि अगर ये LHC एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हो सकता है एक ब्लैक होल बन जाए जिसमें पूरी पृथ्वी समाहित हो जाए। तो न्यूज चैनल से इसको कवर किया, बट आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, शायद छोटे छोटे मासूम बच्चे रहे होंगे तो आपने लोड नहीं लिया। बट उस समय सबकी जान गले में थी, सारे साइंटिस्टों की, कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। वो सारी सबका चिंता का विषय बना हुआ था, बट वो सफल रहा एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट सामने आया क्या? गॉड पार्टिकल। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे एक कारक है, एक एलिमेंट है। कोई भी चीज है ब्रह्मांड में, पदार्थ है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। तो उस सबसे छोटी बुनियादी इकाई को ढूंढ लिया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि पूरा ब्रह्मांड जो बना है वो गॉड पार्टिकल से बना है। ये सबसे छोटी आधारभूत इकाई है पूरे ब्रह्मांड की, और उसी से फिर सारी चीजें बनी। पृथ्वी कैसे बनी उस विस्फोट के बाद आपने अभी देखा ही एक वीडियो क्लिप में। यहां तक चीज समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब जब आप ब्रह्मांड को ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे इस फोटो पे गौर कीजिए, ये जो इमेज है, इसमें आपको जो इमेज दिख रही है वो किसकी दिख रही है? ये क्या है जो आपके सामने है? किसका फोटो है ये एक गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, दुग्ध मेखला। हमारा घर है इसमें, ये हमारा मोहल्ला है बेसिकली। अगर ब्रह्मांड में देखें तो ये अपना एरिया है, ये अपना मोहल्ला है। इसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, हमारा सोलर सिस्टम वो एक छोर पे आता है, एक कोने पे बसा हुआ है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा सूर्य, बाकी के जो ग्रह, पृथ्वी जैसे और भी ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर घूमते, वो सब इस आकाशगंगा के हिस्से हैं। तो ब्रह्मांड में जो पहला शब्द है वो है गैलेक्सी। मंदाकिनी क्या होता है? आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। तो गैलेक्सी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सैकड़ों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने तारे हैं। तो उन तारों के समूह को, एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया और उन तारों के समूह को नाम दे दिया गैलेक्सी। इतने तारों का समूह है कि आप गिन भी नहीं पाओगे। तो इसकी डेफिनेशन आती है गैलेक्सी की, अनगिनत तारों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ अनकाउंटेबल स्टार्स। हम भी ऐसे ही एक ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो सबसे पास का तारा है, स्टार है, वो कौन है? सूर्य। सूर्य आकाशगंगा का दुग्ध मेखला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दुग्ध मेखला का। ऐसे ही अनगिनत और भी तारे हैं सूर्य जैसे हमारे आकाशगंगा में, ठीक है। तो ये हमारी जो आकाशगंगा है, इसका नाम पूछा जाता है आपसे, मतलब मंदाकिनी का, ग्रह मंदाकिनी, होम गैलेक्सी। तो हमारी होम गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे, आकाशगंगा। हिंदी में इसका नाम क्या मिलता है आपको? दुग्ध मेखला। ये आकाश में देखने पर ऐसी दिखाई देती है जो आपको इस फोटो में दिख रहा है ना। जब आप आकाश में देखोगे तो आपको आकाशगंगा दुग्ध मेखला कुछ इस फॉर्म में दिखाई देती है। इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में जब उन्होंने देखा तो उनको तारों का एक समूह दिखाई दिया, एक पट्टे के रूप में, जिसे उन्होंने नाम दे दिया था मिल्की वे। क्या नाम दे दिया था?
मिल्की वे, जिसे आज हम देखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आकाश गंगा की खोज किसने की, दुग्ध मेखला की खोज किसने की, मिल्की वे को किसने डिस्कवर किया, तो किसका नाम आएगा, गैलीलियो। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारी ग्रह मंदाकिनी है, होम गैलेक्सी है दुग्ध मेखला, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार, स्पाइरल है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारी गैलेक्सी से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस हैं, है ना, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो द्वारा इसकी खोज हुई, और इसका आकार कैसा है, स्पाइरल, सर्पाकार। यहां तक कोई कंफ्यूजन? गैलेक्सी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपकी होम गैलेक्सी ग्रह मंदाकिनी कौन सी है, हमारी दुग्ध मेखला के पास में एक और दूसरी गैलेक्सी भी है, उसका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, देवयानी। क्या नाम है, देवयानी, जिसे एंड्रोमिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड्रोमिडा। तो आपसे पूछा जाता है दुग्ध मेखला के नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, तो उसका नाम क्या है, एंड्रोमिडा, हिंदी में देवयानी कहते हैं। दुग्ध मेखला के बगल में, मिल्की वे के बिल्कुल जस्ट बगल में कौन सी, एंड्रोमिडा, याद रहेगा। फिर इसे आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, ढूंढ सकते हो आप इस इमेज में, एंड्रोमेडा दिख रही होगी आपको, दिख रही है। और ये हमारी मिल्की वे, और मिल्की वे में हमारा सूर्य एक छोर पर है, सन लिखा हुआ है, दिखा। सूर्य के साथ आप मिल्की वे को अगर देखें तो सब गति कर रहे हैं। हमारी आकाशगंगा जो है ना, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी क्या कर रही है, गति कर रही है। एंड्रोमेडा भी गति कर रही है। अगर आप प्रोजेक्शन लेना एक टाइमलाइन, तो आज से 4 बिलियन वर्ष बाद, आज से कितने, 4 बिलियन वर्ष बाद हमारी जो मिल्की वे है, दुग्ध मेखला जो है, वो टकरा जाएगी किससे, एंड्रोमेडा से। किससे टकरा जाएगी, एंड्रोमेडा से। और हो सकता है उसके पहले एक और एक गैलेक्सी है दूसरी, लिखा है पीछे नाम, ट्रायंगुलम लिखा है नाम, हो सकता है ये पहले बीच में आके टकरा जाए। जब तक एंड्रोमेडा किस तक ना पहुंचे, दुग्ध मेखला तक, उसके पहले ही कौन सी गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, हो सकता है किससे टकरा जाए, हमारी मिल्की वे से। हाँ देखो उसका प्रोजेक्शन देखो ना, कहां पर आ जाएगी, मिल्की वे के सामने आ जाएगी ना। तो मिल्की वे से टकराने के चांसेस हैं उसके, एंड्रोमेडा से टकराने के चांस नहीं, उसकी गति थोड़ी सी डिफरेंट है, ट्रायंगुलम गैलेक्सी। समझ पाए, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अगर टकरा जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस है, एक कल्पना है, सैद्धांतिक कल्पना है। पर कैसी कल्पना है, सैद्धांतिक। तो इसमें सही होने की संभावना होती है, वो ज्यादा होती है, बस ये। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोड मत लीजिएगा, किसी को चिंता तो नहीं हो रही, पढ़े लिखे नहीं छोड़ देने आज से, नहीं तो पता चले कि और दुनिया खत्म होने वाली है, काय का लोड। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आगे बढ़े, देखिएगा दो सिद्धांत है, एक लाल विस्थापन सिद्धांत, लाल विस्थापन सिद्धांत रेड शिफ्ट थ्योरी है। ये बताती है कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, वो सब स्थिर नहीं है, वो सब क्या कर रही है, गति कर रही है, और एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर। और एक और थ्योरी है, वो है बैंगनी विस्थापन सिद्धांत। बैंगनी विस्थापन सिद्धांत ये कह रहा है कि ये जो मंदाकिनियां हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही है गैलेक्सी, और कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। ये बताती हैं दो थ्योरीज। ये थ्योरी कौन कौन सी है, लाल विस्थापन सिद्धांत और बैंगनी विस्थापन सिद्धांत, वॉयलेट शिफ्ट थ्योरी और रेड शिफ्ट थ्योरी। ये दो थ्योरीज याद रखिएगा, गैलेक्सी से जुड़ा टर्म है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ टर्म है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब गैलेक्सीज में आपने देखा कि गैलेक्सीज होता है तारों का समूह। किसका समूह, तारों का, अनगिनत तारों का समूह। एक और तारों का समूह है, कॉस्मोलॉजी में एक और शब्द है तारामंडल, कॉन्स्टलेशन, सुना है आपने। कॉन्स्टलेशन होता है तारामंडल, जैसे जोडेक्स हैं आपकी राशियां है ना, जितनी भी 12 राशियां हैं, ये सब क्या है, तारामंडल है। स्पेस में बेसिकली बहुत सारे तारे जब एक समूह के रूप में देखे जाते हैं और उनसे विशेष प्रकार की आकृतियां मिल जाती हैं, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, तारामंडल। पर उन तारामंडल के तारों को हम गिन सकते हैं,
गैलेक्सी में और तारामंडल में क्या डिफरेंस होता है? गैलेक्सी में जो तारे हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, पर जो तारामंडल के तारे हैं उन्हें हम गिन सकते। जैसे उषा मेजर का नाम आपने सुना है, सप्तऋषि, कितने तारे? 7 तारे। ऐसे ही सबसे बड़ा जो ज्ञात तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। तो एक और टर्म है तारामंडल, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आकाश में आपको एक सांप जैसा कुछ दिख रहा है, तारों को एक लाइनिंग फॉर्म में दिखाया गया। ऐसा नहीं दिखता प्रैक्टिकली, ये कंप्यूटर से ग्राफिक्स से लाइनों से जोड़ के तारों को बताया गया है। ये जो कॉन्स्टलेशन दिख रहा है ना आपको, ये हाइड्रा है। इसका नाम क्या है? हाइड्रा। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों का समूह। और ज्ञात सबसे बड़ा तारामंडल जो हमें आकाश में दिखाई देता है उसका नाम क्या है? हाइड्रा। एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ज्ञात सबसे बड़ा तारामंडल तो कौन सा है? हाइड्रा। गैलेक्सी पूछी जाए, ग्रह गैलेक्सी, तो दुग्ध मेखला, और पड़ोस की नजदीक की गैलेक्सी तो एंड्रोमेडा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम बात करते हैं तारे की। तारा क्या होता है? तारा क्या होता है? तारे को ग्रह से कैसे अलग कर सकते हो? ग्रह को उपग्रह से कैसे अलग कर सकते हो? इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि जब हम कॉस्मोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो ये 3 शब्द हमारे सबसे काम के हैं, तारा, ग्रह और उपग्रह। क्या है डेफिनेशन उपग्रह की? जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा को कैसे परिभाषित करोगे? उपग्रह को कैसे परिभाषित करोगे? एक ऐसा पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह। और उसका स्वयं का प्रकाश ना हो, ये सबसे बड़ी बात है कि उसका स्वयं का प्रकाश ना हो। फिर ऐसा पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं है पर वो किसी तारे के चारों ओर घूमता है, उसे हम क्या कह देते हैं? ग्रह। ठीक है। सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या हो जाती है और प्लेनेट की क्या डेफिनेशन हो जाती है? इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सैटेलाइट जो होती है प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जो प्लेनेट होता है वो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। स्टार एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ा होता है, आप उसके आकार का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे आप पृथ्वी के आकार का अंदाजा लगा सकते हो कि पृथ्वी कितनी बड़ी है? लगभग लग जाएगा, लग जाता है ना। पूरे देश का भ्रमण करना हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है, पूरी दुनिया का भ्रमण करना, तो बहुत बड़ी है पृथ्वी। तो मान लीजिए पृथ्वी चींटी बराबर है, तो हमारा जो सूर्य है वो हाथी बराबर। किसके बराबर है? हाथी बराबर। तो कई गुना बड़ा है सूर्य किससे? पृथ्वी से। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये मान के चलना पड़ता है, नहीं तो आप सोच के चलें कि सूर्य होगा एक कोई पृथ्वी से दुगने तिगुने आकार का, जबकि इतना नहीं है, काफी बड़ा है। ठीक है। सूर्य कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। तो चींटी और हाथी में वही कंपैरिजन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। तो सबसे पहले तारे की परिभाषा क्या है उसे ध्यान से समझिएगा। तारा एक ऐसा पिंड होता है, एक ऐसा पिंड होता है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। क्योंकि ग्रह और उपग्रह की परिभाषा में यह पॉइंट आता है, ऐसे पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? ये पता है पक्का कि तारा नहीं कहते, ग्रह कहेंगे उपग्रह कहेंगे, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो तारे की परिभाषा समझ में आई। एक और विशेषता है किसी भी तारे की, कोई भी जो तारा होता है ना बेसिकली एक गैसीय ग्रह होता है, गैसीय पिंड होता है। कैसा पिंड होता है? गैसीय। उस पर गैसें होती हैं और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस। अब ये जो गैसीय पिंड है ये प्रकाश कैसे दे रहा है? प्रकाश कैसे दे रहा है? तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस को समझना पड़ता है। जो तारा होता है, तारा, ठीक है, उस पर हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो रहा होता है। बम फट रहे होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं ना, ऐसे हाइड्रोजन बम, कई हाइड्रोजन बम एक सेकेंड में फटते हैं। किस पर? किसी भी तारे पर, और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा अनंत होती है, अनंत होती है, और वो अनंत ऊर्जा का स्रोत बन जाता है तारा किसी भी ग्रह के लिए। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के लिए सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है, इतनी ऊर्जा है कि हम चाहे तब तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक। तो तारे की परिभाषा क्या होती है? एक गैसीय गोला होता है जो प्रकाश का स्रोत होता है हमारे लिए। यहां तक कोई दिक्कत? फिर इस पे मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। देखो किसी पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी, किसी पे हीलियम ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कि वो तारा कैसा है। जैसे तारा नया नया बना है, अभी नया नया बना है, तो उस पे हाइड्रोजन ज्यादा होती है, और बहुत पुराना है, मरने वाली अवस्था में, मरने ही वाला है, ठीक है, तो उस पे हीलियम ज्यादा होती है, क्योंकि सारी हाइड्रोजन किस में बदल जाती है? हीलियम में। यही होता है।
तो किसी भी तारे पर जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल है। तारों पर, स्टार्स पर जो हाइड्रोजन है ना, फ्यूल की तरह काम करती है, ईंधन की तरह। ये हाइड्रोजन जल रहा है बेसिकली, और इससे क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा, जो हमें प्राप्त हो रही है। और कौन सी अभिक्रिया हो रही है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो बदल रही है किसमें? हीलियम में। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कौन सी गैस है मुख्य रूप से किसी भी तारे पर? हाइड्रोजन और हीलियम। अब एक बड़ा सा प्रश्न उठता है कि भाई ये तारा जो होता है ये बनता कैसे? कोई भी जो तारा है बनता कैसे? अब एक रात में तो बन नहीं जाएगा, इतना बड़ा पिंड है। जैसे पृथ्वी को बनने में हजारों साल लगे हैं, तो ऐसे तारों को बनने में भी एक बहुत लंबा टाइम लगता है। अभी कैसे बनते हैं उसके लिए वापस से बिग बैंग थ्योरी पे जाना पड़ेगा। देखो, जब महाविस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें बिखरी ना, तो धूल के कण भी बिखरे, चट्टाने भी बिखरी, ऐसे गैसों का भी विस्तार हुआ। और उन गैसों को अगर आप देखें तो गैसों का संघनन हुआ एक पर्टिकुलर जगह पर, प्लेस पर। जब गैसें इकट्ठी हो गई, एक ही तरह की गैसें इकट्ठी हो गई, तो एक यूनिट बनी जिसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी में नेबुला। क्या कहा जाता है? नेबुला। नेबुला एक धूल का, गैसों का बादल होता है अंतरिक्ष में, बहुत बड़ा। और ये नेबुला जब संघनित होकर एक गोलाकार गैसीय पिंड के रूप में बदल जाता है और उसके केंद्र में स्टार्ट हो जाती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो वही नेबुला गैस का बादल किसमें बदल जाता है? तारे में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तारे में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तारे का निर्माण किससे होता है, तो नेबुला से होता है। किसी भी तारे का निर्माण किससे होता है? नेबुला से। और क्या है नेबुला? धूल और गैस का बादल होता है, ठीक है, बहुत विशाल का है ये, ऐसा कुछ नेबुला। ये एक नेबुला का फोटो है, ठीक है। ये संघनित होकर किसका रूप ले लेगा? एक तारे का रूप ले लेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। गैसें जब इकट्ठी हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं, तो अत्यधिक ताप और दाब वापस से कहां पर? केंद्र में। गैसों का भी दबाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो उस वजह से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और हमें वो तारा देखने को मिलता है। तो नेबुला से तारे कुछ इस प्रोसेस के बाद अस्तित्व में आते हैं। हमारे सूर्य के पास में एक तारा है, ठीक है, जिसे ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है, जिसका नाम है सीरियस। क्या नाम है? सीरियस। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, पर हिंदी में इसे कुत्ता तारा नहीं लिखते, है ना। क्या नाम है? सीरियस, डॉग स्टार। ये सबसे चमकीला तारा है, और इससे भी चमकीले तारे, बड़े तारे हैं। जैसे सूर्य दिख रहा होगा इस कैलकुलेशन में, आपको दिख रहा है सूर्य। सूर्य के पास में सबसे सफेद दिख रहा है आपको? सीरियस। फिर देखो पोलक्स और आर्किटस, ये बहुत बड़ा तारा है। सूर्य तो देखो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इतने बड़े बड़े तारे हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और पर हमें मतलब किससे है? हमारे सूर्य से। तो सूर्य के नजदीक कौन सा तारा है दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए, उसका नाम भी पूछा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक जो दूसरा तारा है उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ज्ञात सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस, द डॉग स्टार, ठीक है। सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दिखते तो है, रात में हम देखते हैं तो ये तारे दिखी तो रहे, पर ये हमसे कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए आकार छोटा है। आपने कभी ट्रक को देखा है रोड पे? उसको 1 किलोमीटर दूर से देखो, अब 500 मीटर दूर से देखो, अब 200 मीटर दूर से देखो, अब उसको यहां ले आओ, तो ट्रक का आकार घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? सेम है, ट्रक की साइज तो सेम ही है, बस डिस्टेंस जो है वो उसे छोटा बड़ा कर रही है। समझ में आया? है ना। तो दिखते हैं हमें सारे तारे। रात में बस बाहर निकलने की जरूरत है, कहां पर? छत पे, और आपको तारे ही तारे दिखेंगे, अनगिनत तारे, ठीक है। अब बात करते हैं तारों की अवस्था पर। आपकी भी अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जन्म लिया, तो इस धरती मां पर, भारतवर्ष पर बहुत बड़ा एहसान किया, ठीक है। तो जैसे ही आपका जन्म हुआ, ठीक है, आप पहले कहलाए नवजात, इन्फेंट। फिर जब 1 साल के हो गए,
1 साल के हो गए तो बर्थडे मनाया, क्या किया, बालक कहना लगे, मतलब अपनी बाल्य अवस्था में आ गए बालक। फिर अभी कौन सी अवस्था में हो, अभी बालक ही हो, कुछ तो अभी बालक है पर कुछ क्या हो गए हैं, किशोर, किशोर अवस्था में पहुंच गए, है ना, यौवन अवस्था में पहुंच गए। और धीरे धीरे आपका बुढ़ापा आपको सामने आएगा, आएगा ना। तो ऐसे ही जब किसी तारे का निर्माण होता है, क्या होता है, किसी तारे का निर्माण तो नेबुला से होता है। तो शुरू शुरू में वो उतना प्रकाश नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए, मतलब उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है, उसकी क्षमता क्या होती है, कम। उसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई जो तारा है अभी बालक है, बच्चा है, जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश दे नहीं रहा, तो उस तारे को प्रोटोस्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार, आदि तारा। फिर एक पॉइंट के बाद जो तारा होता है जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश देने लगता है अधिकतम। आग से कंपेयर कर सकते हो, आग, आपने कभी आग जलाई हो तो पहले जब आग ठीक से लगी नहीं होती है, लकड़ियों के ढेर के नीचे आपने घास कागज को आग लगाया है, ठीक है, तो आंच कम आ रही है, पर जब सारी लकड़ियां जलने लग जाती है तो क्या हो जाता है, आंच ज्यादा आने लग जाती है। तो बस वैसा ही है तारे पे, तारे पे जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऊर्जा निकलने लगती है तो वो बहुत थोड़ी थोड़ी निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार, आदि तारा, कम प्रकाश दे रहा है। फिर धीरे धीरे ज्यादा हाइड्रोजन का जब नाभिकीय संलयन होने लगता है तो ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, तो हम कहते हैं तारा जो है परिपक्व हो गया है, अपनी मेच्योर स्टेट में आ गया है। उस स्टेट को नाम दिया गया है रेड जाइंट, लाल दानव। हम कहेंगे वो तारा कौन सी अवस्था में पहुंच गया है, लाल दानव अवस्था में पहुंच गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी जो हाइड्रोजन है वो कम पड़ने लगेगी, सारी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लगभग हीलियम में। उसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका प्रकाश फिर से वापस से कम होने लगेगा धीरे धीरे, और एक पॉइंट पे तो ऐसा होगा कि उसका प्रकाश ही खत्म हो जाएगा, जिसे कहेंगे हम तारे का अंत हो गया, ठीक है। तो उस अवस्था को कहा जाता है क्या, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। किसी भी तारे की अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं आप देखेंगे, पहली उसकी बाल्य अवस्था, दूसरी उसकी परिपक्व अवस्था, और तीसरी उसकी वृद्धावस्था जिसमें उसका अंत हो जाता है। तो किसी भी तारे की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। तो पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा गया है, प्रोटोस्टार, आदि तारा, इनिशियल स्टेज। दूसरी होती है रेड जाइंट, मेच्योर, है ना, मेच्योर स्टेट, परिपक्व अवस्था। जितना प्रकाश दे सकता है कोई भी तारा कौन सी अवस्था में देगा, लाल दानव अवस्था में। हमारा जो सूर्य है ना, हमारा जो सूर्य है वो लाल दानव अवस्था में जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश दे रहा है हमारा सूर्य। फिर है श्वेत वामन अवस्था, अंतिम अवस्था। इस अवस्था में जाके तारे का जो है अंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अंत। पर कुछ तारे जो सूर्य से काफी बड़े हैं वो चौथी अवस्था तक जाते हैं। बहुत सारे तारे जो सूर्य के आकार के हैं, लगभग सूर्य से छोटे हैं, उनका अंत तो कितनी अवस्थाओं में हो जाता है, 3 अवस्थाओं में, ठीक है। जब कोई भी तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है ना, वो प्रकाश देना बंद कर देता है, प्रकाश देना बंद कर देता है और उसका अंत हो जाता है। तारे का अंत तो तभी होगा ना, देखो तारे की परिभाषा में हमने देखा गैसीय पिंड जिसका स्वयं का, अब गैसीय पिंड बचा है पर उसका स्वयं का प्रकाश है क्या, नहीं है, तो तारा भी नहीं है। समझ गए। तो कुछ तारे चौथी अवस्था तक जाते हैं, तो वो चौथी अवस्था क्या है उसको समझिएगा। देखो कुछ तारे सूर्य से बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उन तारों में एक चौथी अवस्था देखी जाती है कि उनके केंद्र में विस्फोट हो जाता है। जब वो प्रकाश देना बंद कर देते हैं ना, तो उनके केंद्र में क्या हो जाता है, विस्फोट, और उस विस्फोट को कहा गया है नोवा या सुपरनोवा। किसी भी तारे में जो सूर्य से बड़ा हो, कितना बड़ा, उस लिमिट को भी हम देखेंगे, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। तो इस डायग्राम में आप विजुलाइज कर सकते हैं। देखो नेबुला से किसी भी तारे का निर्माण होता है, नेबुला दिख रहा है आपको, इनिशियल स्टेज नेबुला, नेबुला से डस्ट क्लाउड, ग्लोब्यूल, और उसके बाद देखो प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार अवस्था में पहुंचता है मतलब तारा प्रकाश देने लग जाता है। क्या देने लग गया है, वो प्रकाश, और जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश कौन सी अवस्था में देता है, रेड जाइंट अवस्था में, लाल दानव अवस्था में, और उसके बाद उसका अंत हो जाता है, काले पिंड के रूप में वो बचता है
आखिरी बार प्रकाश देता है व्हाइट ड्वार्फ अवस्था में। व्हाइट ड्वार्फ अवस्था के बाद वो प्रकाश देना बंद कर देता है, काले पिंड के रूप में बचता है। और कुछ तारों में हो जाता है विस्फोट, जिसको क्या है एक्सप्लेन आपके लिए, सुपरनोवा। क्या? सुपरनोवा। तो ये क्या होता है नोवा या सुपरनोवा, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो तारों से जुड़ा हुआ टर्म है। सबसे पहले तो किससे जुड़ा हुआ? तारों से। कुछ तारों में जो विस्फोट होता है उसे कहा गया है सुपरनोवा। फोर्थ स्टेज ऑफ स्टार है, ठीक है। और जब सुपरनोवा होता है तो आप देखेंगे कृष्ण छिद्र बनता है, ब्लैक होल। उस तारे के केंद्र में एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र बन जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ब्लैक होल। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका है? ब्लैक होल का है। और ब्लैक होल कब बनेगा? जब नोवा या सुपरनोवा होगा। और कब होगा नोवा या सुपरनोवा किसी भी तारे में? कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। नहीं, उसके लिए एक लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट। अगर किसी भी तारे का आकार सूर्य से कितना गुना है? 1.4 गुना है, तो उसमें क्या होगा? विस्फोट, ठीक है। इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। समझ गए? चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम सुना है ना आपने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? उन्होंने तो डिफाइन किया था। कौन से वर्ष? 1920 में। उन्होंने 1929 में, 1930 में। ओके, तो ये बता रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था आपके लिए। यहां तक चीजें क्लियर है? नोवा सुपरनोवा क्या है? ओके। अब एक और चीज है तारों से जुड़ी हुई। तारों का रंग होता है। क्या होता है? रंग। अलग अलग रंग के होते हैं तारे अपनी अलग अलग अवस्थाओं में। तो वो रंग क्या परिभाषित करता है? वो रंग क्या बता रहा होता है आपको? वो रंग बता रहा होता है कि उस तारे का तापमान कितना है। तारे का तापमान। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस रंग के तारे का तापमान सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। किस रंग के तारे का तापमान सबसे ज्यादा होगा? एनी गेसेस? नीले का ज्यादा होता है और लाल का कम होता है। ओके, लेकिन देखिए, कलर ऑफ स्टार, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ठीक है, वो निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर। अगर किसी भी तारे का लाल रंग है मतलब उसका तापमान क्या है? कम है। ओके। अगर उसका पीला रंग है तो मध्यम तापमान है, मीडियम टेम्परेचर है। और अगर उसका रंग कैसा है? नीला, तो वो अधिकतम तापमान को प्रदर्शित करता है। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तारे के तापमान का सूचक क्या होता है? उसका रंग, लाल रंग, पीला रंग या नीला रंग। यहां तक चीज क्लियर है? तारे से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, तारा क्या होता है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तारा क्या होता है? एक गैसीय गोला होता है। क्या होता है? गैसीय गोला, जिसपे नाभिकीय संलयन हो रही है और हाइड्रोजन किस में बदल रही है? हीलियम में। जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या नोटिस कर रहे हैं? प्रकाश हम तक आ रहा है, प्रकाश और ऊष्मा हम तक आ रही है। तो किसी भी तारे पर नाभिकीय संलयन प्रकाश और ऊष्मा का क्या बन जाती है? स्रोत। और ये कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? बेसिकली 3। और कुछ तारे जिनका आकार सूर्य से 1.4 गुना ज्यादा है, वो कौन सी अवस्था में पहुंचते हैं? चौथी अवस्था में, जिसे क्या नाम दिया गया है? नोवा या सुपरनोवा। यहां तक कोई दिक्कत? फिर तारे का रंग हमें क्या बता देगा? उसका टेम्परेचर। जैसे सूर्य लाल दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। तो हमें पता चल जाएगा भाई उसका तापमान कम है अन्य तारों की तुलना में। अगर वो पीला दिखने लगा तो, और अगर नीला दिखने लगा तो, कि बहुत गर्म हो गया भाई, अब पता नहीं क्या करेगा।